अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुज़ू। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम एमओटी भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एमओटी को क्यों इतनी अहमियत हासिल है। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे हम वीबीटी भी बोलते हैं, उसकी एक एडवांस फॉर्म है। एमओटी एक लेटेस्ट और एक एडवांस थ्योरी है। अब देखिए, जब मैंने ये वाली बात की है ना कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये एडवांस फॉर्म है किसकी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो किसी ना किसी तरह आपकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उससे लिंक करती है। अब इन दोनों थ्योरीज में, वीबीटी और एमओटी में, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इस फर्स्ट पॉइंट में ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। एमओटी होती क्या है? एमओटी एक्सप्लेन्स द हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स इफ वी लुक एट इलेक्ट्रॉन एज वेव्स नॉट पार्टिकल्स। एमओटी में हम कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को डिस्कस करते थे। मैंने इसे प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी वो थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। मैंने उसमें आपको बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताती है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और क्यों बनता है। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। अब वीबीटी में उस इलेक्ट्रॉन को हम एक्ट एज अ डील करते थे, उस इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल। लेकिन एमओटी में भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसी को डिस्कस किया जाता है। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसमें वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम डील करते हैं एज अ वेव। तो ये इसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस है। बेसिकली दोनों में हम क्या चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को। लेकिन जो चीज डिफरेंस लेके आती है वीबीटी और एमओटी में, वो ये है कि वीबीटी में हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डिस्कस करते हैं, लेकिन एमओटी में हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव डील कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले तो ये कि हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव क्यों डील करते हैं, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये दो तरह के बिहेवियर शो क्यों कर रहा है। तो इस बात का हमें जवाब दिया था क्वांटम मैकेनिक्स ने। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली ये एक साइंस की ब्रांच है जो आपको एक्सप्लेन करती है टाइनी पार्टिकल्स के बिहेवियर को। यानी कि जो आपके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होगा, इस चीज को स्टडी करते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स आपके इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर होती है। ये एक्ट एज अ पार्टिकल भी करता है, एक्ट एज अ वेव भी करता है। अभी जब पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है तो ये आपको पता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहलाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये किस तरह से वेव के तौर पे एक्ट करता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसको किस लिए डिस्कस किया जा रहा है? क्योंकि भाई हम एमओटी में इलेक्ट्रॉन को डील ही एज अ वेव करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, अब हम आपके इस तमाम सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, इफ इलेक्ट्रॉन वाज ए पार्टिकल, ये क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक है कि अगर हम ये कह देते हैं कि हम इस चीज पे यकीन ले आते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल ही है, वो वेव की तरह एक्ट नहीं कर रहा, तो कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये जो 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिखी हैं, राइट डाउन की हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी कि नहीं, आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और आपका इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पर भी एक्ट करता है। ये 4 प्रॉपर्टीज आपको प्रूव कर देंगे। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन वाज ए पार्टिकल इट वुड सिट एट वन पॉइंट और सेपरेट ना हो। ठीक है, पहली दो प्रॉपर्टीज क्या कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो उसे एक जगह पर टिक कर बैठ जाना चाहिए, यानी एक जगह पर फिक्स होकर बैठ जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो तो न्यूक्लियस के गिर्द एक क्लाउड की तरह पूरे एटम के ऊपर सेपरेट हुआ होता है। अब एक जो पार्टिकल होता है उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है कि वो पूरे एटम के ऊपर सेपरेट हो जाए, ठीक है, क्लाउड की तरह। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा वेव की होती है। ठीक है, जो पहली दो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं किसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नहीं है बल्कि वो एक वेव के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंट पे फिक्स नहीं है बल्कि पूरे एटम पर सेपरेट हो चुका है। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी क्या है? ओवरलैपिंग है। अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, इस बात पर यकीन ले आते हैं कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल है, तो उसे ओवरलैपिंग शो नहीं करनी चाहिए। आप जानते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर सकते हैं, कभी भी ओवरलैपिंग शो नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग शो नहीं करनी चाहिए अगर वो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ओवरलैपिंग शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्ट एज अ वेव कर रहा है। देखिए पार्टिकल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक ये पार्टिकल है और एक मेरा हाथ, ये भी पार्टिकल है। अब ये दोनों एक दूसरे को सिर्फ टच कर सकते हैं,
लेकिन जो वेव होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो सकती हैं, ओवरलैप कर सकती हैं, एक दूसरे में एडअप हो सकती हैं, इसको बोलते हैं हम ओवरलैपिंग। और ये सिर्फ वेव की सलाहियत होती है, पार्टिकल्स की नहीं। पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे को टच कर सकते हैं, आपस में मर्ज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी किस चीज की तरफ इशारा कर रही है कि भैया आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है। फोर्थ वन ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसको कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कम्बिनेशन या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ये ओवरलैपिंग की टू टाइप्स होती हैं। जब मैंने ये कह दिया कि भाई उसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है जब हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डील कर रहे हैं, तो उसको ये जो दो टाइप्स हैं उसको भी शो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव है तो वो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग दोनों टाइप की ओवरलैपिंग को भी शो करेगा। पार्टिकल शो नहीं कर सकता है, पार्टिकल सिर्फ आपस में टच कर सकते हैं, दूसरे में मर्ज या एडअप नहीं हो सकते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्या है या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप क्या है, इसको हम सीखेंगे फोर पास्टुलेट्स की फॉर्म में। मैंने आपके सामने राइट डाउन किए हैं एमओटी के फोर पास्टुलेट, पास्टुलेट नंबर 1, पास्टुलेट नंबर 2 और ये 3 और ये 4। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है, अगर आप इन फोर पास्टुलेट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो सारी क्लियर हो जाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि आपका कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव कम्बिनेशन या कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बोलते किसे हैं। पोस्टुलेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ द वेव। इस पॉइंट को समझने के लिए कि ओवरलैपिंग आपकी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ द वेव, इस बात को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इसको आप पहले सुन लीजिए फिर मैं आपको समझाऊंगी। इन केस ऑफ एमओटी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीट एज ए वेव, और वेव के पास होती है फेज। देखें एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, पहले इस चीज को समझें। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल एक वो रीजन है जहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अगर हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी की, उसमें हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन को डील करते थे एज अ पार्टिकल। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डील कर रहे हैं तो जिस इलाके में, जिस रीजन में वो पाया जाएगा उसकी भी तो सॉलिड शेप होगी ना, यानी उस एटॉमिक ऑर्बिटल की भी तो कोई ना कोई शेप होगी ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था वो एटॉमिक ऑर्बिटल, वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एस, पी, डी और एफ। एस की स्फेरिकल शेप होती है, पी की डंबल शेप होती है, इसी तरह डी और एफ की भी कोई ना कोई शेप होती है। यानी कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उसकी एक सॉलिड शेप थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के केस में। क्यों? क्योंकि भाई हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डील कर रहे थे जिसमें पाया जा रहा था उसकी भी एक सॉलिड, एक प्रॉपर शेप थी। लेकिन हम एमओटी में इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव डिस्कस कर रहे हैं, तो जिस रीजन में वो पाया जाएगा, यानी जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें वो पाया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव कर रहा है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल भी तो एक्ट एज अ वेव करेगा ना। तो इस वजह से आपके पास एमओटी में एटॉमिक ऑर्बिटल एज अ वेव एक्ट करता है, जबकि वीवीटी में जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक्ट एज अ पार्टिकल कर रहा होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल तो उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ पार्टिकल कर रहा है वीवीटी में, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मुख्तलिफ शेप होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वेव की कोई शेप नहीं होती है, बल्कि वेव की भी एक सॉलिड शेप होती है। जैसे आपने वहां डिस्कस किया था एस की स्फेरिकल शेप होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, एस की स्फेरिकल शेप है, पी की डंबल शेप है, इसी तरह वेव की भी एक शेप होती है। उसकी जो शेप है, उसके जो पार्ट्स हैं, बेसिकली हम उसको फेज बोलते हैं। वेव के पार्ट्स को क्या बोला जाता है, फेज। इसको लेके कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फेज होता है, एक होता है क्रस्ट और एक होता है ट्रफ। ये बेसिकली पार्ट्स होते हैं आपकी वेव के। ये आपकी वेव है जो मैंने आपको ब्लू बोर्ड मार्कर से आपके सामने शो की है। लेकिन जो क्रस्ट है वो क्या होता है, वो रीजन जो आपका ऊपर की तरफ जाता है, द पार्ट ऑफ द वेव विच गोज अप इज कॉल्ड क्रस्ट, और उसको हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पॉजिटिव फेज या सिर्फ सिंपली क्रस्ट भी बोल देते हैं। और पार्ट ऑफ द वेव विच गोज डाउन, जो नीचे की तरफ जाता है, उसको हम ट्रफ बोलते हैं और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव साइन से, ठीक है। इसको हम ट्रफ भी बोल देते हैं या सिंपली नेगेटिव फेज भी बोल देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं है, बेसिकली ये फेजेस है। ये कह लें कि ये पार्ट्स हैं जो मुख्तलिफ वेव के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेव के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्रस्ट और ट्रफ को इन साइंस की बदौलत रिप्रेजेंट किया जाता है, एक को पॉजिटिव से और एक को नेगेटिव से, ठीक है जी। तो अभी तक आपने क्या समझा कि भाई वेव्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव है, जो नीचे आ रहा है नेगेटिव है। जो ऊपर जा रहा है उसको क्रस्ट बोलते हैं, जो नीचे आ रहा है उसको ट्रफ बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपने इस पॉइंट की तरफ। मैंने क्या आगे लिखा था,
ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ द वेव। ये जो साइन है ना वेव के, इस पर डिपेंड करती है आपकी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग होती है कितने टाइप्स की है? 2 टाइप्स की। एक होती है कंस्ट्रक्टिव और एक होती है ओवरलैपिंग आपकी डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कैसी होगी या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कैसी होगी और वो किस तरह से इस साइंस पर डिपेंड करती है, अब हम उस चीज को सीखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि अगर आपकी सेम साइन वाली वेव कंबाइन करती है, क्या लिखा है मैंने? इफ सेम साइन वेव कंबाइंस पॉजिटिव विद पॉजिटिव, नेगेटिव विद नेगेटिव, तो आपका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है। यानी आपकी एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से कंबाइन करे और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से कंबाइन करे, उस वक्त आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। इसी तरह अगर आपके पास ऑपोजिट साइन वेव्स कंबाइन करती हैं, यानी कि पॉजिटिव विद नेगेटिव, एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से कंबाइन करे, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से क्या रिजल्ट निकल के आते हैं और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। लेकिन इसको सीखने से पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बेसिकली है क्या। एक सपोज करें, एक समुंदर है, एक लहर यहाँ से आ रही है और एक लहर इस वाली साइड से आ रही है। अब ये दोनों लहरें एक दूसरे के पास पूरे जोशो खरोश से आ रही हैं। एक पॉइंट जिस पर आकर वो मिलती हैं, अगर वो दोनों वेव्स एड अप हो जाती हैं एक दूसरे में, ठीक है, जब एक दूसरे में वो एड अप हो जाएंगी तो उस पॉइंट जहाँ पर वो मिल रही है, तो वहाँ पे आप देखोगे एक बिग वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये उस इसको हम कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, कि दोनों वेव एक दूसरे में एड अप हो गई हैं। अब वो ऐड हुई कैसी हैं? बेसिकली एक वेव का पॉजिटिव दूसरी वेव के पॉजिटिव फेज से और एक वेव का नेगेटिव दूसरी वेव के नेगेटिव फेज से ओवरलैप किया है, तब जाके आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है और आपके पास एक बिग वेव प्रोड्यूस हुई है। इन दोनों वेव्स को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एक ब्लू कलर से और एक और रेड कलर से। इसको जरा गौर से देखिएगा। देखिए, जब मैंने कहा कि जब आपके पास दोनों वेव्स विद सेम फेज कंबाइन करें या फिर सेम साइन के साथ कंबाइन करें, इस वेव का पॉजिटिव इस वेव के पॉजिटिव के साथ, इस वेव का नेगेटिव इस वेव के नेगेटिव के साथ कंबाइन करें, या एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट से या एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से कंबाइन करेगा, तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक बिग वेव प्रोड्यूस होगी। देखिए, दोनों ओवरलैप हुए हैं, बिल्कुल द सेम साइन थे, तो बिल्कुल अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, एड अप हुए हैं, तो एज अ रिजल्ट आपको बिग वेव प्रोड्यूस हुई है। तो जब समुद्र पर जाते हैं, वो जो आपको खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, बिग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि भाई उसमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है। दोनों वेव्स जो एक इधर से आ रही थी एक इधर से आ रही थी, उन दोनों के दरमियान कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, वो दोनों में एक दूसरे में एड अप हो जाती हैं। ऐड कैसे होती है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, एज अ रिजल्ट आपको एक बिग वेव मिलती है। इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ठीक है, इस केस 1 को याद रखिएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसके रिजल्ट क्या क्या निकल कर आते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे कि भाई कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से होता क्या क्या है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होने के नतीजे में आपके पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। BMO स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था, एक वीडियो अपलोड की थी, वो थी हाइब्रिडाइजेशन पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके जितने अटामिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं, ठीक है, जब आपके अटामिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो रिजल्ट आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मिलते हैं। मैं अपना सेंटेंस दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि जब आपके अटामिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कहते हैं इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में अटामिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैपिंग शो करेंगे, अटामिक ऑर्बिटल बेसिकली क्या है? वेव है ना। MOT के केस में अटामिक ऑर्बिटल वेव है। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एक ऐसा वेव कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास अटामिक ऑर्बिटल्स क्या है? बेसिकली वेव है। तो जब ये वेव ओवरलैप करती है, यानी कि जब आपके अटामिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो आपके पास जो नई चीज मिल बनकर आती है, जो आपके पास नए ऑर्बिटल्स बनकर आते हैं, उनको हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इन केस ऑफ MOT, when atomic orbitals means when waves overlap or waves combine, as a result new orbitals are formed. These new orbitals are called molecular orbitals। और उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में भी दिखाया है। आपके पास एक हाइड्रोजन का अटामिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का अटामिक ऑर्बिटल है। जब ये ओवरलैप करें तो एज रिजल्ट आपके पास एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बने जिनको हम नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं जिनको हम एनर्जी डायग्राम में थोड़ा सा ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी डायग्राम है जो मैंने आपके सामने ड्रा की हुई है। अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को नीचे क्यों ड्रा किया जाता है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को ऊपर क्यों ड्रा किया जाता है, इसकी रीजन भी मैं आपको इसी पॉइंट में बता देती हूँ। लेकिन जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो आपके पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। एज अ रिजल्ट जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान,
भी और उसके इर्द गिर्द भी वो बढ़ जाती है। मैं दोबारा से बताती हूँ, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के केस में आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इंक्रीज कर जाती है, ना सिर्फ उसके दरमियान में दो एटम्स के बल्कि उसके सराउंडिंग में भी। जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है तो एज अ रिजल्ट आपकी जो अट्रैक्शन होती है ना, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर है दोनों एटम्स की, वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बनने जा रहा है उसको अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो भी इंक्रीज कर जाती है। जब आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन पर गालिब आ जाती है, डोमिनेट कर जाती है, तो एज अ रिजल्ट आपकी एनर्जी लो हो जाती है। देखिए ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपकी सिर्फ अट्रैक्शन ही होगी, रिपल्शन भी तो हो सकती है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव दूसरे को रिपेल भी तो ज्यादा करेगा ना। लेकिन जहाँ ये रिपल्शन पाई जा रही है ना इलेक्ट्रॉन के दरमियान, उसी तरह एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, और वो कौन सी है, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो उस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब वो अट्रैक्शन, वो जो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को कर रहा है अपनी तरफ अट्रैक्ट, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस रिपल्शन पर ओवरकम कर लेगी जो कि बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हो रही है। उस वक्त आपकी एनर्जी कम हो जाती है। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, अट्रैक्शन से आपकी एनर्जी कम हो जाती है। जब वो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी एज अ रिजल्ट आपका मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। अब एनर्जी कम हुई है तो आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब इस सारी का रीजन पता है क्या है, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की ही वजह से आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन पर गालिब आ जाती है और आपकी एनर्जी लो हो जाती है, जिसको मैंने एनर्जी की डायग्राम की फॉर्म में भी आपको दिखाया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है, अब ये तो मैंने आपको एक साइड दिखाई ना तस्वीर की कि जिसमें आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ, एज अ रिजल्ट आपके मॉलिक्यूल ने स्टेबिलिटी हासिल कर ली। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप की। ये होता क्या है और ये कैसे होता है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप में आपके पास क्या होता है, ऑपोजिट साइन वेव्स कंबाइन करते हैं, यानी कि एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के तरफ से कंबाइन करेगा, उसको हम बोलते हैं एज अ रिजल्ट आपके पास डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। ठीक है, आप पहले ये सीख लेते हैं कि ये होता कैसे है और ये किस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं। मैंने पहले केस में आपको एग्जांपल दी थी समुद्र में मौजूद लहरों की। अब हम फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं। एक समुद्र है, उसमें एक यहाँ से लहर आ रही है, एक यहाँ से लहर आ रही है। अब वो दोनों लहरें पूरे जोरों जोरों खरोश से एक दूसरे के पास आ रही हैं। अब जिस पॉइंट पे आकर वो मिलती हैं, सपोज एक वेव नीचे गिर जाती है तो दूसरी वेव वो थोड़ा सा ऊपर उठेगी, फिर वो भी नीचे गिर जाएगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे आके उन दोनों वेव्स ने मिलना था, एक वेव ने क्या किया, वो नीचे गिर गई और दूसरी वेव थोड़ा सा ऊपर उठी, लेकिन फिर वो भी नीचे गिर गई। और उस पॉइंट जहाँ पे वो मिली थी, वो फिर वो सतह बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, पानी की वो सरफेस फ्लैट हो जाएगी। अब उसमें हुआ क्या था कि हमारे पास दोनों वेव्स नहीं ऊपर राइज हो सकी, जैसे कि पहले केस में हुआ था, दोनों वेव्स ऐड हो गई थी। लेकिन सेकंड केस जो मैंने अब आपके साथ डिस्कस किया है, जिसमें एक वेव नीचे गिर गई, दूसरी थोड़ा सा ऊपर उठी है, फिर वो भी नीचे गिर गया, उस केस में, इस केस में क्या हुआ है कि दोनों वेव्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी जो सरफेस है वाटर की वो फ्लैट हो गई है। अब इसमें हुआ क्या है, वो किस तरह से ओवरलैपिंग हुई है इस केस में, वो देखिएगा। जैसे ये दो वेव्स थी, एक ब्लू बोर्ड मार्कर से मैंने शो किया कलर से और एक को मैंने रेड कलर से शो किया है। इन दोनों में बेसिकली किस तरह से वो वाटर की सरफेस फ्लैट हो जाती है वो देखिएगा। देखिए इस वेव का क्रस्ट इस वेव की तरफ से कंबाइन कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव फेज इसके नेगेटिव फेज से कंबाइन कर रहा है। फिर से वही बात है, यहाँ पे फेज से मुराद उसके पोर्शन को रिप्रेजेंट करना है, चार्ज को नहीं। लेकिन जब उसका क्रस्ट उसके तरफ से कंबाइन कर रहा है ना, तो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वेव का वो खत्म हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देती हैं। आपके पास एक बिग वेव प्रोड्यूस नहीं होती है जैसे कि केस नंबर 1 में हुई थी, बल्कि आपकी जो वाटर की सरफेस है वो फ्लैट हो जाती है और आपको एक खूबसूरत नज़ारा समुद्र पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक वेव ने दूसरे वेव के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के नतीजे में होता क्या है, जब हमारे पास दो एटम्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो बेसिकली वेव्स हैं, जब वो कंबाइन करती हैं, उनमें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। उसके नतीजे में क्या होता है वो हम सीखते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो एज रिजल्ट आपके पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपके डिवेल्प हो जाते हैं जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं मैं पहले बता चुकी हूँ। इन केस ऑफ MOT जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, दो टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, क्यों होती है वो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया। जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी डायग्राम में उसको ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप के नतीजे में बनते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है और उनको एनर्जी डायग्राम में ऊपर की तरफ क्यों ड्रा किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, इसकी रीज़न सिर्फ यही है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, वो है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। दोनों वेव्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर दी है कि भाई आपकी जो रीजन है, वो जो आपका सरफेस है, वो फ्लैट हो जाती है। ठीक है जी। तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम डिक्रीज हो जाती है। ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दोनों एटम्स के दरमियान नहीं रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज हो जाती है, और इस केस में हमारे पास जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, आपकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो अट्रैक्शन पर डोमिनेट कर जाती है, यानी रिपल्शन अट्रैक्शन पर गालिब आ गई है। तो इस वक्त आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी सिस्टम की। जब आपके सिस्टम की एनर्जी हाई हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट आपके पास स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जब आपके पास डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है ना, तो एज अ रिजल्ट आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। और उनकी एनर्जी क्यों हाई होती है, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम कम हो जाती है। फोर्स ऑफ रिपल्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर गालिब आ जाती है, डोमिनेट कर जाती है। एज अ रिजल्ट आपके मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल एनर्जी है वो बढ़ जाती है और आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है जी। तो इस केस को आप इस एग्जाम्पल से जो मैंने आपको दी है, समुद्र पर पैदा होने वाली लहरों से, कि कब बिग वेव प्रोड्यूस होती है और कब सरफेस ऑफ वाटर फ्लैट हो जाती है, इसको याद रखेंगे, फिर आपको ये अच्छे से याद रहेगा। ठीक है जी। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि भाई एमओटी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव डील करते हैं। वेव क्यों डील करते हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव कर रहा है, उसकी रीजन मैंने आपको बताई। क्योंकि इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो ये आपको मजबूर कर देती हैं सोचने पर कि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ एक पार्टिकल है बल्कि एक वेव भी है। वो मैंने 4 प्रॉपर्टीज आपके साथ अच्छे से डिस्कस की। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पोस्टुलेट नंबर 1, जिसमें मैंने बेसिकली आपको ये बताया कि ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव कम्बिनेशन या डिस्ट्रक्टिव कम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है, और इसके नतीजे में किस तरह के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने पोस्टुलेट नंबर 2 में और देखते हैं कि उसमें क्या है। पोस्टुलेट नंबर 2 आपका क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। यानी कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे इन केस ऑफ एमओटी। एमओटी का रूल है, यानी जितना आपने इनपुट दिया है उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, ना तो कम होगा आउटपुट आपका, ना ही ज्यादा होगा। ठीक है जी। ऐसा क्यों है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, जब आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए हैं, ओवरलैप हुए हैं, तो एज रिजल्ट आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 ही बनेंगे। जब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो आपके 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इसी तरह जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं बेसिकली, एज रिजल्ट आपको 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ठीक है जी। ये एक रूल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इसका सिंपल और लॉजिक यही है कि भाई जितना आप इनपुट देते हो आउटपुट भी इतना ही मिलता है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करें तो रिजल्ट आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 ही मिलेंगे। अब ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आपके पास वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, उनकी 2 टाइप्स होती है। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं सिग्मा, एक होते हैं सॉरी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमेशा 2 टाइप्स के ही बनेंगे। अब चाहे जितने मर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके बाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट ओवरलैप उसके इक्वल होते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिन टाइप्स के आपके पास बनते हैं वो ये हो सकते हैं कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकते हैं और आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है जी। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी भी दो तरह से हो सकते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द बॉन्ड एक्सिस होती है। इसको मैंने आपको बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पार्ट 1 में। और आपके पास पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बल्कि बॉन्ड एक्सिस के अलोंग नहीं होती है, बल्कि या तो बॉन्ड एक्सिस से ऊपर होती है या बॉन्ड एक्सिस से नीचे होती है। बॉन्ड एक्सिस वो लाइन होती है जो 2 एटम्स के न्यूक्लियाई को मिला रही होती है। ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी आगे 2 तरह के हो सकते हैं, एक सिग्मा स्टार या पाई स्टार। अब इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सिग्मा स्टार या पाई स्टार बॉन्ड कैसे होते हैं। तो बेसिकली ये भी सिग्मा और पाई बॉन्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन इसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार पाई स्टार इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि ये एज कम्पेयर टू सिग्मा और पाई बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये क्यों होते हैं उसकी रीजन मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ बताई थी। ठीक है जी। अब आप ये बात याद रखेंगे पोस्टुलेट नंबर 2 में क्या कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे एज रिजल्ट आपके पास उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे।
ठीक है। अब इस बात को लेके आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल हमेशा दो ही बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा या एंटी बॉन्डिंग। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जितने अटामिक ऑर्बिटल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 4 अटामिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं, एज रिजल्ट आपको 4 ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब वो जो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे ना आपको, वो दो तरह के होंगे, दो बॉन्डिंग होंगे और दो ही एंटी बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे लेके समझना है, कंफ्यूज नहीं होना कि भाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दो ही बनेंगे और वो दो ये वाले हैं। ठीक है जी, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, उसको हम देख लेते हैं, जिनको लेकर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं। वाई टू टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म? आपके दो टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं ना, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये टू टाइप्स के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्यों बनते हैं? तो भाई इसकी रीजन क्या है? सिंपली ओवरलैपिंग है। ठीक है, जब आपकी दो वेव्स कंबाइन कर रही है ना, आपस में ओवरलैपिंग कर रही हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप ही होगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी हो सकता है। अब देखिए ओवरलैपिंग के नतीजे में क्या बनते हैं आपके पास, जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बने, जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो आपने ये हरगिज नहीं सोचना है कि जब भी आपकी ओवरलैपिंग होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो एज रिजल्ट आपको हमेशा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ही मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। दो वेव्स कंबाइन कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो उसमें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी होगी और एज अ रिजल्ट आपको एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। ऐसा क्यों होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती रहती हैं कि वो काम अच्छा भी हो सकता है, वो काम बुरा भी हो सकता है, दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है। तो इसी तरह जब वेव्स की ओवरलैपिंग हुई है तो दोनों तरह के चांसेस हैं कि भाई आपका काम अच्छा भी हो सकता है, यानी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप भी हो सकती है और एज अ रिजल्ट बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बन देते हैं। इसी तरह आपकी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है दोनों वेव्स के दरमियान और एज अ रिजल्ट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी बन सकते हैं। तो इस वजह से आपके दोनों टाइप के मोलिकुलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ एक मोलिकुलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वेव को नहीं पता कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाने से मोलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। वेव ने ओवरलैप करना होता है, जब वेव कंबाइन करेंगी ओवरलैप करेंगी, वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी शो कर सकती हैं और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी शो कर सकती हैं। ये उनकी मर्जी नहीं होती है। ठीक है जी, उन्होंने जस्ट ओवरलैपिंग करनी होती है और वो दोनों टाइप की करती हैं, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसको लेकर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो क्या है? इफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर हाईली अनस्टेबल देन व्हाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट देयर? तो इसकी भी रीजन वही है कि भाई इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हाईली अनस्टेबल हैं, तो मैं उसमें एग्जिस्ट करूं या ना करूं। ठीक है जी, इसको पहले समझ लेते हैं, सवाल को समझे। मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपके जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं हाईली अनस्टेबल हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ठीक है, तो इसकी सिंपल रीजन मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन को नहीं पता कि भाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में जाने से मोलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसकी दो रीजन होती है, वो समझ लीजिए, उसको भी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। इसकी दो रीजन है कि आपका जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो भी फील होते हैं। इसकी दो रीजन है, एक तो अफबो प्रिंसिपल है और दूसरा आपका क्वांटम मैकेनिक रूल है। पहले तो सीखते हैं कि अफबो प्रिंसिपल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू अफबो प्रिंसिपल, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट ने पेश किया था। वो साइंटिस्ट ये कहता था कि हमारे पास जब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है ना, तो सबसे पहले आपके लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील होते हैं और उसके बाद हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल फील होते हैं। अब जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है वो कौन से हैं? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। और जो आपके हाइयर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो आपके कौन से हैं? आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। यानी वो बंदा ये कहता था, ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसमें रहेंगे, आपके जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें रहेंगे, बल्कि एंटी बॉन्डिंग में भी जाएंगे। और यही बात आपके पास प्रूव की थी किसने? क्वांटम मैकेनिक्स ने। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, उसको मैंने यहाँ पे आपको बता चुकी थी। ये साइंस है जो डील करती है किससे? बिहेवियर ऑफ टाइनी पार्टिकल से। ठीक है, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्कस करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलता है ये इस क्वांटम मैकेनिक्स में आपको एक रूल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल फिलिंग रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग जहां भी आपके पास ऑर्बिटल है और आपके पास इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल को जाके फिल करेगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसको लेके, इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स क्यों एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जाके एग्जिस्ट करते हैं जबकि आपका मोलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाता है इससे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में किसी दिन लेट पहुंचते हैं और आप जब क्लास में पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि जितनी भी पीछे वाली सीट्स थी ना वो सारी फिल हैं स्टूडेंट्स के साथ और जो आगे वाली चेयर्स हैं वो सारी खाली हैं। अब आपको पता है स्टूडेंट्स का क्या मानना होता है कि जितना हम टीचर की नज़रों से दूर बैठेंगे, जितना हम पीछे बैठेंगे, उतना हम स्टेबल रहेंगे।
अब ये बात आपको भी पता है कि मुझे पीछे सीट नहीं मिली, मैं पीछे बैठ जाता तो मैं स्टेबल होता, टीचर की नजरों से बचा रहता। लेकिन अगर अब आगे आपको सीट मिली है तो आप मजबूर हो जाओगे आगे वाली सीट पे बैठने के। हालांकि आप जानते हो अगर आप आगे बैठोगे आप हाईली अनस्टेबल हो, आप टीचर की नजरों में आ सकते हो, लेकिन आप फिर भी आगे बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल कर चुके होते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनके पास अवेलेबल है ऊपर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, चाहे उनकी एनर्जी हाई है, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करने के बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल फिलिंग रूल, और यही बात एक्सप्लेन की थी ऑकबो प्रिंसिपल ने। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस एग्जाम्पल से ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने पोस्टुलेट नंबर 3 पे। वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 3, एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंग्स टू इंडिविजुअल एटम, मोलिकुलर ऑर्बिटल बिलोंग्स टू होल मॉलिक्यूल। अब ये क्या लॉजिक है कि जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इंडिविजुअल एटम से बिलोंग करता है, जबकि जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो पूरे मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है। अब इसकी क्या रीजन है, तो इसको समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक एटम को शो किया है, हाइड्रोजन का एक एटम ये है और एक एटम ये है। ठीक है, अब ये जो आप क्लाउड देख रहे हो जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, ये रेड कलर पता है क्या शो कर रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के गिर्द किसी भी पॉइंट पे पाया जा सकता है, वो बेसिकली सेपरेट होता है इस पूरे एटम के ऊपर। यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे भी थोड़ा शो किया है, ये जो क्लाउड आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पॉइंट पे भाई यहीं प्रेजेंट है, यहाँ यहाँ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चूंकि वेव नेचर होती है इस वजह से वो पूरे एटम पे इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड सेपरेट होता है, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है आपके सामने। ठीक है, अब ये एक एटम है उसका क्लाउड अपना है, ये दूसरा एटम है उसका अपना क्लाउड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों के क्लाउड्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो कि बेसिकली हम इनको कहेंगे कि इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या कह लें आप कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। होगा यही ना कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तभी तो इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब जब मैं ये लफ्ज कह रही हूँ कि दोनों के क्लाउड्स आपस में मिक्स हो रही हैं, तो जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी, जो इनका इंडिविजुअल कैरेक्टर था, जो इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, वो लॉस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब वो मिक्स हो जाएंगे ना तो एज रिजल्ट जो आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उसमें आप उसमें नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसका है या फिर इसका है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है इन केस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो पूरे मॉलिक्यूल पे सेपरेट हो जाता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंग्स टू इंडिविजुअल एटम, जबकि जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो पूरे मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है। इसकी सिंपल रीजन और इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हर एटम का अपना एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद वही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल पे सेपरेट हो जाता है और आप ये जो वो एटॉमिक ऑर्बिटल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई दो एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में मिक्स हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, ओवरलैपिंग कर चुके हैं, तो जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी एक एटॉमिक ऑर्बिटल की वो खत्म हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने शो किया है एक एस वन एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, इसी तरह वन एस ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन का। वन एस मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वन एस वन मीन्स के उसका जो एस ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन का सॉरी, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, एज रिजल्ट इनके दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और H2 हमारे पास ये जो सिग्मा वन एस है ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है, इसको हम समझ लेते हैं ये सिग्मा वन एस क्या है और ये किस तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसको मैंने एनर्जी डायग्राम में शो किया है। देखिए मैं तो आपको ये बता चुकी ना कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप करेंगे इन केस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपके पास दो तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं, एक को बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम होती है तो इसलिए हम उसको नीचे ड्रा करते हैं, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी की बहुत ज्यादा होती है इसलिए एनर्जी डायग्राम में हम उसको ऊपर ड्रा करते हैं। ठीक है, दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, वो मैं रीजन आपको बता चुकी हूँ, और उसकी एनर्जी क्यों कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा क्यों है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है। ठीक है जी, अब देखिए हाइड्रोजन का वन एस है, इस भी हाइड्रोजन का वन एस है। ठीक है, वन एस का मतलब क्या है कि इन दोनों हाइड्रोजन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो उसका जो वैलेंस शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऑर्बिटल को फिल करना है, ऑर्बिटल को फिल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन हो मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टू। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत की वजह से आपस में ये ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग इस तरह से होगी,
जब ये कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैपिंग करेंगे रिजल्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा 1s का मतलब ये है कि इन दोनों एटम्स के 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है। और सिग्मा स्टार 1s किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इन दोनों एटम्स की ऑर्बिटल्स की डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, तो एज रिजल्ट आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनको हम सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी एनर्जी हाई होती है। उसको हमने यहाँ ड्रा कर दिया। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल फिलिंग रूल की। वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। और मैंने आपको ये क्या बात क्या कही थी कि आपके ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसी वजह से वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इधर फिल हो गए तो इस वाले ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इस वजह से इन केस ऑफ हाइड्रोजन आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फिल होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि भाई दो ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों वो यहाँ आ गए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा क्योंकि पहले इसको फिल करेंगे उसके बाद इसको फिल करेंगे। इस ऑर्बिटल को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। वो दोनों के दोनों यहाँ आ गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाकी बचे ही नहीं तो यहाँ पे कोई जाएगा भी नहीं। ठीक है जी, तो ऑर्बिटल फिलिंग रूल भी आपको समझ आ चुका होगा। और हमारे पास किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल इंडिविजुअल एटम का होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह पूरे मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है, ये भी मैं आपको अच्छे से बता चुकी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ, वो है पोस्टुलेट नंबर 4। ये हमें किस बारे में बताता है, पोस्टुलेट नंबर 4 हमें बताता है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है जी, बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या, ये हमें किस के मुतालिक बताएगा, किसकी तरफ लेकर जाएगा, वो सीखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज, हाउ स्ट्रॉन्ग अ बॉन्ड इज। सेकंड, हाउ मेनी बॉन्ड्स एग्जिस्ट, वेदर द मॉलिक्यूल इज स्टेबल और नॉट। यानी कि जो आपके तीनों सवालात के जवाबात हैं वो कौन देता है, बॉन्ड ऑर्डर देता है। बॉन्ड ऑर्डर आपको बताएगा कि आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं, आपके कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं दो एटम्स के दरमियान। अब बॉन्ड जरूरी तो नहीं है ना एक बने, दो भी तो बन सकते हैं, तीन भी तो बन सकते हैं। जैसे कि आप देते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी होता है, इसी तरह कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड भी होता है, कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हमें बॉन्ड ऑर्डर से पता चलता है। इसी तरह आपका मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं वो भी हमें बॉन्ड ऑर्डर बताता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, A-B/2। इसको रिप्रेजेंट करते हैं BO से। ठीक है जी, BO इज इक्वल टू A-B/2। अब इसमें जो A है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और B किस चीज को